सो हेलो एवरीवन। अगस्ता एस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये जो क्लासेस जो है वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो क्लासेस जो है वो आपकी चल रही है। बिहार स्पेशल की क्लासेस के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से हमने कई सारे सीरीज जो है वो टॉपिक हमने शुरू किया है, खासतौर पर मॉडर्न इंडिया को लेकर। और उसी सिलसिले को आगे लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार करेंट के कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं पे डिस्कस करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको जनवरी फरवरी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट घटना जो बिहार से संबंधित रहा है वो हमने डिस्कस कराया है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम जनवरी फरवरी वाले जो वीडियो है, जो घटना है, वो रेस्ट वाले जो हम इस पे डिस्कस कराएंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में आधा पे हमने छोड़ दिया था। ये वीडियो जो है वो लगभग आधे आधे घंटे का आपका सीरीज में है, जाके आप पार्ट बाय पार्ट जो है उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इन्हीं सिलसिले को आगे लेते हुए हमने जो लास्ट सेशन के माध्यम से जो डिस्कस कराया था वो आपका था इंद्रपुरी जलाशय के बारे में। मैंने इंद्रपुरी जलाशय से संबंधित बहुत सारे न्यूज जो है उसमें हमने लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे इंद्रपुरी जलाशय जो है उसका संबंध जो है वो किस नदी से रहा है, तो सोन नदी से रहा है। इंद्रपुरी जलाशय से संबंधित हमने बताया था कि ऑब्जेक्शन किन किन स्टेट राज्य के संदर्भ में निकल कर आया, तो इसमें सहमति दो स्टेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो बताया था, झारखंड और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और उसी सीरीज के माध्यम से हमने बताया था कि झारखंड की आपत्ति के कारण जो है इस परियोजना में अभी विलंब कर दिया गया है। इंद्रपुरी जलाशय से पहले इस परियोजना का क्या नाम था, तो कंदवन परियोजना के बारे में भी हमने बताया था कि ये कंदवन बांध परियोजना को नाम बदलकर इंद्रपुरी जलाशय कर दिया गया था। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक में हमने करंट पे डिस्कस करा दिया था। उसी करंट सिलसिले में हम आगे के इस पे डिस्कस कराएंगे। जैसे इसके संदर्भ में एक न्यूज इसमें इससे भी रिलेटेड निकल कर आ रहा है, खासतौर पर मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान। तो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो प्रगति यात्रा चल रही थी उस समय जनवरी फरवरी के दौरान, उस प्रगति यात्रा के दौरान ये भी एक सुर्खियों में एक न्यूज रहा है। और वो न्यूज जो है वो रिलेटेड है पीरपेंती में 800 मेगावाट की थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में। तो इस न्यूज में ये दिया हुआ है कि हाल में ही प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के पीरपेंती में 800 मेगावाट, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, 800 मेगावाट थर्मल थर्मल विद्युत परियोजना के संदर्भ में ये मंजूरी देने की बात की गई है इसमें पीरपेंती में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पीरपेंती ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई है, तो ये भागलपुर में कितनी क्षमता वाली ये ताप विद्युत परियोजना है, 800 मेगावाट ताप वाली ये है। इसमें एक न्यूज कटिंग में एक और चीज दिया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट था, जैसे कि ये पीरपेंती ताप विद्युत परियोजना की स्थापना से पहले राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की बातें कही गई है। पहले ये योजना जो है वो सौर ऊर्जा के लिए स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन विशेषज्ञों के द्वारा अध्ययन करने के बाद यह सौर योजना में न होकर ताप विद्युत परियोजना में परिवर्तित किया गया है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। और वो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि हाल में ही पीरपेंती, ठीक है ना, हाल में ही पीरपेंती ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित करने की प्रस्तावित है, ताप विद्युत योजना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यह ताप विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में स्थापित करने की बात की गई है। इस परियोजना की कुल क्षमता कितना है, तो 800 मेगावाट की ये क्षमता है, ठीक है ना। ये परियोजना पहले सौर ऊर्जा के रूप में स्थापित करने की बात की गई थी, लेकिन इसे ना करते इसे ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में ये घोषणा की गई है। तो ये मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जो है ये एक ही न्यूज जो है वो फरवरी मंथ के न्यूज कटिंग के माध्यम से रहा है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया, ठीक है। इसके अलावा फरवरी मंथ में एक और न्यूज निकल कर आया है, वो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा ब्लर कर रहा है, वो दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा देता हूँ कि यह प्रगति योजना के दौरान भागलपुर में ही, ठीक है ना, भागलपुर में ही ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो आम बजट में यह घोषणा करने की बात की गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ब्लर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
जो 2025-26 के केंद्रीय बजट में भी घोषणा किया गया था कि बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की स्थापना करने की बात कही गई थी। ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित करने की बात की गई है, तो भागलपुर में। तो ये एक न्यूज़ जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है वो स्थापित करने की बात की गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो ये न्यूज़ जो है वो भागलपुर से रिलेटेड है कि भागलपुर में ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा खोलने की बात की गई है और इसी हवाई अड्डा का उद्घाटन, मतलब उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, ये प्रस्ताव जो है वो किस जिला में स्थापित करने की बात की गई है, तो वो आपको भागलपुर में। तो भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने की यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये खास तौर पर जो बजट में जो बात कही गई थी मखाना बोर्ड को लेकर, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें दिया है। थोड़ा आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि पूरे भारत में अगर मखाना उत्पादन में अगर देखें तो बिहार सबसे आगे है। लगभग 90% उत्पादन जो है वो बिहार में है होता है। तो उससे रिलेटेड ही ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा दिया था कि मखाना को और प्रोत्साहित करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कि थोड़ा सा डेटा के रूप में दिया गया है कि वर्तमान में बिहार में मखाना का उत्पादन का कुल कितना हो रहा है, तो लगभग 500 करोड़ का व्यापार जो है वो मखाना से बिहार से ही ये होता है, देश में भी और देश के बाहर से भी, ठीक है ना। तो ये सब आपको मेंस में, अगर आपको कभी इकोनॉमी जियो इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है उसमें अगर ये डेटा अगर आप डालिएगा तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो जब मेंस की क्लासेज आपको चलेगी उसमें, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ जो है वो इसमें भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा दिया था, ये था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज और भी निकल कर आया था फरवरी मंथ में जीआई टैग से रिलेटेड। अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है जीआई टैग के संदर्भ में। ये जीआई टैग होता क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये किसी राज्य के खास उत्पादन को मान्यता देने की बात की जाती है कि ये उत्पादन किसी खास राज्य, खास जिले से संबंधित है। तो उसी जीआई टैग से रिलेटेड कुछ न्यूज जो है ये इसमें दिया गया है। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव न्यूज सब है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कराने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो ये समझिएगा, ये कुछ डेटा यहाँ दिया हुआ है जिसमें से आप ध्यान में रखिएगा कि 2022-23 में बिहार से जीआई के रूप में किस उत्पादन को दिया गया था? तो मखाना को। ये सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। 2025 से पहले जीआई के रूप में किसको मिला था? वो आपको 2022-23 में मखाना को, 2021 से 22 में भी मंजूसा आर्ट को जीआई टैग के तहत इसमें शामिल कर दिया गया था। ये सारा चीज़, लेकिन 2025 में बिहार के कुछ उत्पादन को फिर से इसमें जीआई टैग में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो प्रस्ताव भेजने की जो बात कही है जीआई टैग के द्वारा, इसमें संस्था का किन-किन का रोल है ये समझिएगा। जैसे जीआई कार्यालय चेन्नई में, और कोई भी चीज़ को नामांकित करने में अगर देखें तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड के सहयोग से, ये ध्यान में रखिएगा। जीआई में भेजने में किसका नाम आता है? नाबार्ड के संदर्भ में। ये इसमें न्यूज में दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से बिहार के कुछ ऐसे उत्पादों को जीआई टैग के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि अभी ये सब मिला नहीं है, सिर्फ प्रस्तावित के रूप में भेजने की बात की गई है। उसमें अगर देखें तो एक गया का तिलकुट और पत्थल कट्टी का नाम भेजा गया है, हाजीपुर का केला का भी नाम भेजा गया है, नालंदा का बावन बूटी, उदवंतपुर का खुरमा और सीतामढ़ी का बालूशाही। ये सब नाम जो है इस साल 2025 में, हालांकि अभी मिला नहीं है ये सारे चीज़ को लेकर। ये जो अगर मिलता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजन रहता है, तो इस न्यूज में दिया गया कि रजिस्ट्रेशन 10 वर्षों के लिए वैध हो जाता है। फिलहाल अभी वर्तमान में बिहार में किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, तो भागलपुर का कतरनी चावल को जीआई टैग मिल चुका है, भागलपुर का जर्दालू आम को जीआई टैग मिल चुका है, भागलपुर का सिल्क का जीआई टैग मिल चुका है,
मुजफ्फरपुर का लीची का जीआई टैग मिल चुका है। मुजफ्फरपुर के सिलाव, इसके अलावा सिलाव का खाजा, मगही, पान, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, एप्लिक कार्य, सुजनी एम्ब्रॉयडरी जैसे उत्पादों को जीआई टैग मिला है। 2022-23 में किसका मिला था? तो मिथिला का मिला था। और 2021-22 में किसका मिला था जीआई टैग? तो मंजूषा आर्ट का मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जीआई टैग से संबंधित, जीआई टैग का कार्यालय कहां पर है? तो चेन्नई में है। जीआई में नॉमिनेटेड करने के लिए प्रोसेस कैसे से गुजरना होता है? तो नाबार्ड के द्वारा ये प्रस्तावित किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा ही बिहार में ये सारे चीजों को नामांकित करने के लिए भेजा गया था इस वर्ष 2025 में। फिलहाल अभी तक इसमें से कोई भी अभी जीआई टैग का मान्यता भी फिलहाल अभी नहीं दिया गया है। आने वाले न्यूज के माध्यम से वो भी पता चल जाएगा कि इन उत्पादों का जिनका नाम नॉमिनेटेड किया गया है उनमें से किसको दिया गया है। ठीक है ना? तो फिर से मैं बता दूं कि इस बार नाम में किसको किसको भेजा गया है। गया का तिलकुट, पत्थलकट्टी, हाजीपुर का केला, नालंदा का बावन बूटी, उद्वंत नगर का खुरमा और सीतामढ़ी का बालूशाही। ये सब महत्वपूर्ण उत्पादन, क्षेत्रीय उत्पादन के रूप में ये जाना जाता है। तो ये 2 फरवरी महीने के न्यूज से फरवरी महीने के पेपर से में कुछ ये इवेंट था जो हमने डिस्कस कराया है। इसके अलावा जो है ये एक न्यूज है जो इस वर्ष बताया जा रहा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करवाया था। फिलहाल इसको मैं और डिटेल में इसको डिस्कस करवा दे रहा। फरवरी मंथ के न्यूज में ये दिया हुआ है कि इस साल 2025 में बिहार में कई खेलों का आयोजन कराने की बात की गई है। वो कौन कौन सा खेल है? तो ये तो हेडलाइन में लिखा हुआ है कि प्रदेश में इस वर्ष आयोजित होंगे कई अंतर्राष्ट्रीय खेल। और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे विमेंस वर्ल्ड कप कबड्डी के संदर्भ में ये कहाँ पर कराने की बात की गई है, यह ध्यान रखिएगा। राजगीर में वर्ल्ड कप कबड्डी, वुमेन्स वर्ल्ड कप कबड्डी कराने की बात की गई है। कब से कब तक? तो 7 से लेकर 12 मार्च तक में। उसी प्रकार से सेपेक टकरा वर्ल्ड कप जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कराया था, ये कब प्रस्तावित है? तो मार्च 18 से लेकर मार्च 26 तक में। कहां पर? तो पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स पटना में। खेलो यूथ इंडिया पारा गेम्स जो अप्रैल से लेकर मई तक आयोजित करने की बात की गई है, वो कहां पर आयोजित होंगे? तो ये 7 जिले में आयोजित कराने की बात की गई है। आगे डिटेल में दिया हुआ है वो 7 जिले कौन कौन है, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा। उसी पर अंडर 20 रग्बी एशियन चैंपियनशिप जो अगस्त 8 से 11 के बीच में पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में कराने की बात है। और हीरो मेंस एशिया कप हॉकी ये भी अगस्त में कराने की बात है, और वो भी कहाँ पर? राजगीर में। तो ये कुछ डेटा है, ये आपको डेटा को ध्यान में रखना है कि बिहार में इस वर्ष इतने सारे खेलों का आयोजन कराया जाएगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप कबड्डी के संदर्भ में जो राजगीर में है, सेपेक टकरा वर्ल्ड कप जो पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में, खेलो यूथ इंडिया गेम पारा गेम्स जो 7 जिले में है, रग्बी अंडर 19 रग्बी पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में। अब मैं यहाँ पर कुछ डिटेल में पढ़ना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है, पूरा न्यूज़ तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ को लेकर जनरली बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पेपर कैसे पढ़ा जाता है। बेसिकली पेपर में कुछ चीज़ इवेंट वाले जो होते हैं वही होते हैं सर, बाकी तो उसके पूरा बैकग्राउंड दिए रहते हैं। जैसे इस न्यूज में अगर देखें तो इसमें किया गया है कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम जो भी हमने बताया कि पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में कराने की बात की गई। इसके अलावा बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो 2024 में सफल हुआ उसको ध्यान में रखें। यानी ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2024 में बिहार में कौन सा खेल आयोजित हुआ था। तो बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2024 में ये बिहार में ही कराया गया था। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024, ठीक है ना। इसके अलावा इस वर्ष जो हमने बताया तो ये सारे खेलों का आयोजन कराने की बात की गई है। खेलो इंडिया गेम्स के संदर्भ में जो कहा गया है कि ये कहां पर आयोजित करने की बात की गई है, तो खेलो इंडिया गेम्स जो है वो पटना में, नालंदा में, गया में, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, ये ध्यान में रखिएगा। 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कराने की बात थी जो अप्रैल मई में आयोजित होगा, ठीक है ना। और ये खेलो इंडिया जो यूथ गेम है कहाँ कहाँ पर है, तो पटना में, नालंदा में, गया में, भागलपुर में, मुंगेर,
बेगूसराय दरभंगा, इसको जरा ठीक से याद करके रखिएगा। पटना में, बेगूसराय में पटना में, बेगूसराय, दरभंगा, नालंदा और गया में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखता, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। पी फॉर पटना में, ये पटना में खेलो गेम इंडिया। एम फॉर मुंगेर में, बी फॉर भागलपुर में, एन फॉर नालंदा में, जी फॉर गया में, दरभंगा में, डी फॉर दरभंगा में, ठीक है ना। ये सारे जो है नालंदा, पटना में, दो दो चार दो छः हो गया, ठीक है ना। एक नाम कौन सा है, तो वो आपको मैंने बताया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और बेगूसराय के संदर्भ में, ठीक है ना। डी फॉर दरभंगा, पी फॉर पटना, एम फॉर मुंगेर, बी फॉर भागलपुर, एन फॉर नालंदा, जी फॉर गया और बी फॉर बेगूसराय, ठीक है ना। तो ये सभी नाम ध्यान में रखना है। बेगूसराय में, भागलपुर में, दरभंगा में, पटना में, गया में, नालंदा में, राजगीर में, ये सभी खेल का, राजगीर में ये खेल का आयोजन नहीं है। ये 7 जो है वो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन यहाँ पर कराया गया था, कराने का प्रस्ताव है, जो फरवरी महीने के न्यूज में रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्लाइड के माध्यम से, ये कॉरिडोर से रिलेटेड है। ये हो सकता है आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से कहीं पूछ लिया जाए कि बिहार में कौन कौन से ऐसे कल्चरल साइट है जो रिलीजियस रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है। तो उसमें अगर देखें तो हेडलाइन में दिया हुआ है कि जिस तरह से, मैं शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही हरियर क्षेत्र को विकसित दिया जाए। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात है, बनाया गया है, उसी के तर्ज पर बिहार सरकार के द्वारा हरियरनाथ, जो सारण जिला में पड़ता है, सोनपुर में है, वहाँ पर ये हरियरनाथ कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीतीश कुमार जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है वो, कि जिस प्रकार से काशी, मैं इसको थोड़ा सा न्यूज को मैं पढ़ दूं, जिस तरह से इसमें दिया हुआ कि काशी विश्वनाथ के तर्ज पर सोनपुर में बाबा हरियरनाथ क्षेत्र को विकसित करने की बात की गई है। इसके अलावा कुछ साइट जो है, जो रिलीजियस पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ध्यान में रखना है। जैसे हरियरनाथ मंदिर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो सारण से। उसी प्रकार से सिंहेश्वर स्थान कहाँ से संबंधित रखता है, मधेपुरा से। पूरन देवी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो पूर्णिया से। सोमेश्वर नाथ महादेव का संबंध पूर्वी पर चंपारण से। कुशेश्वर स्थान का संबंध दरभंगा से। फुलहर स्थल का संबंध जो है वो मधुबनी से। ये ऐसे जो स्थल जो है वो धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा इन धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने का प्रस्ताव है। फिलहाल अभी इस न्यूज के माध्यम से जिस धार्मिक स्थल को विकसित करने की बात कही गई है, वो धार्मिक स्थल जो है वो हरियरनाथ क्षेत्र को है, और इसके काशी कॉरिडोर की तरह ही बिहार में भी विकसित करने की बात की गई है, जो सारण जिला में अवस्थित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है। इसके अलावा ये भी कहा गया इसमें न्यूज में कि ये जो कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है वो सरकार ने किस प्राइवेट कंपनी को दिया है, तो इसके लिए HCP डिजाइन प्लानिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो अहमदाबाद है, उनको ये कार्यभार सौंपा गया है, जो 3 वर्ष के अंदर में यह डेवलप कर देगा। तो ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि ये जो हरियर क्षेत्र जो कॉरिडोर बनाने की बात की गई है वो किस कंपनी को दिया गया है, तो अहमदाबाद की ये कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, जिसे 3 वर्षों में विकसित करने का बात कहा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था फरवरी मंथ में पेपर के माध्यम से, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। उसी प्रकार से पेपर के माध्यम से नेक्स्ट जो न्यूज है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, और मे भी चांस भी है कि ये PT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये फरवरी मंथ का एक न्यूज है, जैसे कजरा सोलर प्लांट परियोजना इसी वर्ष यानी 2025 में आरंभ होगा, और फुलवरिया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में इस पर डिस्कस करना चाहूँगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहला तो क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट से ही पूछा जा सकता है कि ये कजरा सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, तो लखीसराय में, ये ध्यान में रखिएगा, लखीसराय में
यह प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितना है, तो ये बेसिकली 185 मेगावाट, ये भी ध्यान में रखिएगा, 185 मेगावाट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा इसमें 254 मेगावाट का बैटरी भंडारण भी बात कहा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी कि कजरा सोलर प्लांट का कुल उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट, 185 मेगावाट, और इसमें रिजर्व बैटरी भंडारण के रूप में 254 मेगावाट के बारे में कहा गया है। इसके अलावा एक दूसरा है फुलवरिया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये फुलवरिया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित है, तो नवादा में। ये ध्यान में रखना है आपको कि नवादा में फुलवरिया जलाशय में बन रहे हैं फ्लोटिंग सोलर पावर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है, ये आपको नवादा में फ्लोटिंग पावर स्थापित करने की बात है। तो दो न्यूज़ जो है वो आपके इस पेपर कटिंग के माध्यम से है, जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, जो एक लखीसराय में स्थापित किया जाने की बात कहा गया है कजरा के संदर्भ में, कि ये कजरा सोलर प्लांट के संदर्भ में, और फुलवरिया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो नवादा में है। तो इस न्यूज के माध्यम से ये इतना इम्पोर्टेंट जो है वो थोड़ा इसको ध्यान में रखने का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हर साल ये कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड जो है एक करंट का क्वेश्चन डाला ही जाता है, चाहे उत्पादन क्षमता से रिलेटेड हो या थर्मल पावर से रिलेटेड हो। तो थर्मल पावर से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कराया था, और यहाँ अगर सोलर प्लांट के संदर्भ में जाए, और वो थर्मल पावर प्रिवेंटिव थर्मल पावर था जो भागलपुर में स्थापित किया गया था, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कराया था। इस वीडियो के माध्यम से सोलर प्लांट विकसित करने की बात की गई है, जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में कजरा सोलर प्लांट है, और दूसरा फुलवरिया फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में कहाँ कहा गया है, तो नवादा में है। इसके अलावा इस न्यूज में एक और चीज इंपॉर्टेंट दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 2024 में बिहार में बिजली की अधिकतम आपूर्ति कितना मेगावाट तक पहुंच गई है, तो आपूर्ति कितना मेगावाट तक, 8,005 मेगावाट तक पहुंच गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिहार में जो विद्युत सप्लाई, विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो कितना है, 8,005 मेगावाट, ठीक है ना। तो इस न्यूज कटिंग के माध्यम से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस कराया है, एक लखीसराय से संबंधित कजरा सोलर प्लांट, और दूसरा नवादा से संबंधित फुलवरिया सोलर प्लांट के संदर्भ में। कजरा सोलर प्लांट की उत्पादन क्षमता 185 मेगावाट है, और 254 मेगावाट पावर जो है बैटरी भंडारण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट न्यूज जो है वो फरवरी मंथ के न्यूज पेपर में रहा है, जो यहाँ पर मैंने डिस्कस कराया है। इसके अलावा इस न्यूज में अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रगति यात्रा के दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषित किया गया था, और वो जो न्यूज है वो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हाल में ही शेखपुरा जिला में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा इस चीज़ों को लेकर, जैसे लखीसराय में ये से रिलेटेड जो है ये आपका एक ध्यान में है, ये चीज़ को लेकर ये कहा गया है इससे न्यूज के माध्यम है कि मुख्यमंत्री ने शेखपुरा जिला में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ये जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा इससे न्यूज कटिंग में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है, जैसे कहा गया है कि लखीसराय स्थित राजकीय स्मारक लाली पहाड़ी का संरक्षण, यानी ये भी हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए। उसके अलावा लखीसराय में स्थित अशोक धाम परिसर, ये सब प्रगति यात्रा के दौरान जो है वो घोषित किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपका एक न्यूज़ से रिलेटेड है। न्यूज़ से रिलेटेड एक और जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर देखें तो ये जो न्यूज़ है, मैं पहले इसमें डिटेल पे पहले मैं बता दूं, ये बेसिकली नदी जोड़ों के संदर्भ से है। जैसे ये कहा जा रहा है कि कैमूर में के संदर्भ में ये चीज, दो तीन चीज इसमें, एक इम्पॉर्टेंट मुझे जहां तक लगा है ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मैंने डिस्कस कराया था, ये अंडरलाइन किया है। जैसे सोन कोहिरा नदी लिंक परियोजना को पूरा करने, ये इसके संदर्भ में एक बात कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि ये जो गंगा नदी से जो लिफ्टिंग कराने की बात की गई है, यानी कि इस गंगा नदी को कैमूर जैसे क्षेत्रों में भेजने का ये कहा गया है। इसमें यह घोषणा की गई है कि
यूपी के जमनिया से गंगा जल लिफ्ट योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जमनिया से कैमूर तक कर्मनासा नहर के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये लिफ्टिंग के संदर्भ में बात किया गया है कि गंगा जल लिफ्टिंग योजना, गंगा जल लिफ्टिंग योजना ये किस सरकार के सहमति सहयोग से हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के सहमति से ये लिफ्टिंग है। ये लिफ्टिंग उत्तर प्रदेश के जमनिया से लेकर कैमूर तक पहुंचाने की बात की गई है। ये एक इम्पोर्टेंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा है, यानी कि इसमें कहा गया, ये भी बेसिकली प्रगति यात्रा के दौरान ही ये घोषणा किया गया था। गंगा जल लिफ्टिंग परियोजना, गंगा जल लिफ्टिंग परियोजना का उद्देश्य था उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जमनिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां से कर्मनासा नहर के माध्यम से जो है वो गंगा जल को लिफ्ट कराकर, मतलब कि लिफ्टिंग के माध्यम, नहर के माध्यम से जो है वो कैमूर तक पहुंचाने की बात की गई है, जो इस न्यूज कटिंग में ये इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है ना। तो बस एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से गंगा जल लिफ्ट योजना बनाया गया है, ये बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये कैमूर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बिहार, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में इस पर डिस्कस करवा देता हूँ ये चीज़ों को लेकर। जैसे लीड्स जो लॉजिस्टिक के संदर्भ में अपना रिपोर्ट जारी करता है, उस लॉजिस्टिक के संदर्भ में जो उसने रिपोर्ट जारी किया है वो सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये है कि लैंडलॉर्ड कंट्री के, लैंडलॉर्ड स्टेट के संदर्भ में बिहार का प्रदर्शन, यानी लॉजिस्टिक एरिया जो होता है बेसिकली कोस्टल एरिया में ही देखा जाता है, लेकिन कोस्टल एरिया के अलावा अगर लॉजिस्टिक क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट अगर देखा गया है तो वो है आपका बिहार है। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है लीड्स के द्वारा, जो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अपना सूचकांक जारी करता है। और ये लॉजिस्टिक के क्षेत्र में इसने कहा कि बिहार का इस वर्ष जो है वो बेहतर रहा है, ये इसमें दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आखिर किस आधार पर लॉजिस्टिक का गणना किया जाता है कि बेहतर प्रदर्शन है, तो इसके 4 क्राइटेरिया बताया गया है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना, लॉजिस्टिक सेवाएं, संचालन और नियामक वातावरण, ये 4 जो है वो क्राइटेरिया है लीड्स के द्वारा लॉजिस्टिक इंडेक्स जारी करने में। और ऐसे इंडेक्स में बिहार का एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो बताया गया है लैंडलॉर्ड स्टेट के माध्यम से, ठीक है ना। इसके अलावा इस न्यूज में बताया गया कि ये लॉजिस्टिक के संदर्भ में अगर बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना में ड्राई एयरपोर्ट, ये ड्राई एयरपोर्ट का विशेष रूप से जिक्र किया गया, जो प्रस्तावित है कि ये ड्राई रिपोर्ट, ये ड्राई एयरपोर्ट के संदर्भ में बात कर रहा है कि ये कहाँ पर है। तो ये बेसिकली जो है वो ड्राई पोर्ट स्थापित करने की बात कही गई थी। और ये ड्राई पोर्ट स्थापित करने का बात बिहार के किस जिला, कहाँ पर करने की बात कहा गया था, तो बिहटा में, ये ध्यान रखिएगा, बिहटा में ड्राई पोर्ट स्थापित करना। और ड्राई पोर्ट का संबंध जो है वो बेसिकली यही लॉजिस्टिक एरिया से है, यानी लॉजिस्टिक से संबंधित जो पोर्ट बनता है उसको ड्राई पोर्ट कहते हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जैसा कार्यवाही संचालन किया जाता है। और ये ड्राई पोर्ट जो है वो बिहटा में प्रस्तावित करने की बात कही है। तो ये एक न्यूज जो है वो इसके संदर्भ में है कि लीड्स 2024 की रिपोर्ट में लैंडलॉर्ड स्टेट में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन सा स्टेट रहा है, तो वो बिहार रहा है लैंडलॉक्ड स्टेट के रूप में। ये एक न्यूज में इम्पोर्टेंट था जो फरवरी महीने के न्यूज कटिंग के माध्यम से दिया गया है। उम्मीद है कि ये सभी वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, इसे ध्यान से इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो आकांक्षी, सबसे पहले तो ये समझना कि आकांक्षी श्रेणी में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। और ये किस आयोग के द्वारा, तो नीति आयोग जो है वह ये रिपोर्ट जारी करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आकांक्षी जिले में बिहार के किस जिलों को शामिल किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। सबसे पहले आकांक्षी जिलों का ब्यौरा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना हैगा। और इस नीति आयोग के द्वारा ये बेहतर प्रदर्शन में बिहार के किस जिला को डाला गया है, तो औरंगाबाद जिला को। तो ये आपको एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि औरंगाबाद जिला को आकांक्षी जिला में पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा जमुई, बांका, पूर्णिया और बेगूसराय,
ये भी जो है ये आकांक्षी जिला के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया भी है कि आकांक्षी जिला में अगर कोई आता है तो उसे केंद्र सरकार के द्वारा फंड भी दिया जाता है, जो 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की राशि प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा कि आकांक्षी जिला में पहला स्थान रखने वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो औरंगाबाद है। और इसके अलावा अगर देखें तो जमुई आकांक्षी जिला के अंतर्गत में आता है, बांका आकांक्षी जिला के अंतर्गत में शामिल किया गया, पूर्णिया आकांक्षी जिला के अंतर्गत शामिल किया गया, बेगूसराय आकांक्षी जिला के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह आकांक्षी जिला का रिपोर्ट जो है वो किस आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब तक कुल आकांक्षी जिलाओं का देश में कुल कितना संख्या है, तो 112। ध्यान में रखिएगा 112 के संदर्भ में ये निकल कर आता है, ठीक है ना। ये सारा चीज जो है वो इस पेपर कटिंग के माध्यम से फरवरी महीने के रूप में रहा। एक न्यूज और भी है, इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा कि अब तक कितना बिहार के डिस्ट्रिक्ट को आकांक्षी जिला में रखा जा चुका है, तो 13। ये ध्यान रखना है 13 ऐसे जिले हैं जो आकांक्षी जिला के अंतर्गत नीति आयोग के द्वारा सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 2024 यानी 2025 में जो ये रिपोर्ट आया है उसमें 5 जिला शामिल किया गया है। उसमें सबसे पहला स्थान औरंगाबाद है। औरंगाबाद को प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जिस कारण इसको जो वित्तीय मदद जो दिया गया है वो 10 करोड़ रुपए का वित्तीय मदद किया गया है। और ये वित्तीय मदद का हमने क्राइटेरिया बताया है कि 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक इन्हें फंड दिया जाता है आकांक्षी जिला से। तो ये आकांक्षी जिला में बिहार का औरंगाबाद का बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब ये है राष्ट्रीय खेल, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रीय खेल जो 38वां राष्ट्रीय खेल था जो कहाँ पर आयोजित किया गया था, उत्तराखंड में। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही ध्यान में रखिएगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन सबसे पहला तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। और इस राष्ट्रीय खेल में पहली बार बिहार को गोल्ड मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। तो ये ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड जो है इसमें न्यूज़ दिया गया है कि लॉन बॉल के संदर्भ में, यानी खेल जो लॉन बॉल है उसके संदर्भ में गोल्ड दिया गया महिला लॉन बॉल में, वही पुरुष लॉन बॉल में सिल्वर जो है ये बिहार को मिला है। यानी बिहार को अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों राष्ट्रीय खेल में ये मिला है। इसके अलावा इसमें न्यूज में जो दिया गया है कि 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ था, झारखंड जब अलग हुआ था, तब तक कोई भी गोल्ड जो है वो राष्ट्रीय खेल में बिहार को नहीं मिला है। इस वर्ष ही राष्ट्रीय खेल के रूप में बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। किस खेल से, तो लॉन बॉल के संदर्भ में, महिला लॉन बॉल के संदर्भ में मिला था। इसके अलावा इस राष्ट्रीय खेल में कुल 9 पदक बिहार को मिला, जिसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज है। यानी कुल 9 ध्यान में रखना है कि 5 जो है 5 कांस्य पदक, 3 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक जो है वो बिहार को मिला है। स्वर्ण पदक के संदर्भ में महिला लॉन बॉल खेल में मिला है। ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये मैंने आपको बताया कि ये उत्तराखंड में हुआ था। अगला राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये मेघालय में आयोजित होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले राष्ट्रीय खेल का वहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये गोवा में आयोजित हुआ था। तो ये तीनों डेटा को आपको ध्यान में रखना है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में और 39वां राष्ट्रीय खेल जो है वो आपको मेघालय में आयोजित कराने की बात की गई है। इस राष्ट्रीय खेल में बिहार को कुल 9 पदक मिला है, जिसमें से 1 स्वर्ण, 3 सिल्वर और रेस्ट 5 जो है वो ब्रॉन्ज, जो इस न्यूज में रहा है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि अगला न्यूज कौन सा है। खैर ये तो उतना नहीं है, बस इसमें एमएसपी के बारे में दिया गया है कि प्रगति यात्रा के दौरान बिहार में गन्ना की एमएसपी मूल्य जो है वो 20 रुपया की बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो ये एक न्यूज था जो हमने आपको डिस्कस कराया है, ठीक है ना, जिसमें बताया गया कि 355 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये गन्ना का मूल्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एमएसपी मूल्य जो है
वो गन्ना का कितना है, मुझसे के लिए अगर देखें तो 355 रुपये के संदर्भ में दिया गया। ये इतना हो सके तो ये पूछा जा सकता है कि गन्ना का एमएसपी मूल्य कितना है, तो 355 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 20 रुपये की बढ़ोतरी रहा है, ठीक है ना। कजरा प्रोजेक्ट ये तो मैंने अभी आपको डिस्कस करा ही दिया था लास्ट वीडियो के माध्यम से, फिर से इसमें न्यूज में दिया गया है। थोड़ा सा मैं भरवली इसको डिस्कस करवा देता हूँ कि लखीसराय में जो परियोजना है, वो परियोजना जो है वो कजरा सौर ऊर्जा परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 125 मेगावाट है। रिजर्व की जो क्षमता है 254 मेगावाट की है। और ये कजरा परियोजना, सौर परियोजना जो है वो लखीसराय में है। ये हमने लास्ट वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कराया है। उस वीडियो के माध्यम से आप कजरा और सोलर प्लांट के बारे में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी दोबारा इसमें सुर्खियों में डाला गया था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया है, ठीक है ना। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कल्चर से रिलेटेड है। एक पुस्तक जारी किया गया था फरवरी मंथ में, ये प्रकाशित हुआ था, फरवरी मंथ के न्यूज में ये प्रकाशित हुआ था। और वो पुस्तक का नाम जो है वो बेसिकली मिथिला संस्कृति से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिहार में मिथिला संस्कृति से संबंधित जो पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, लिविंग लीजेंड ऑफ मिथिला, ये ध्यान में रखिएगा, लिविंग लीजेंड ऑफ मिथिला, लीजेंड ऑफ मिथिला, ये पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? विनोना विवेकानंद झा के द्वारा। बस एक पुस्तक के लेखक के रूप में हमने बताया था। ये लिविंग लीजेंड ऑफ मिथिला पार्ट 2 जो है, जिसके रचयिता विवेकानंद झा था, ये एक न्यूज में आया था जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कराया है। बस पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, लिविंग लीजेंड ऑफ मिथिला पार्ट 2 के लेखक विवेकानंद झा, ठीक है ना। ये एक था, ठीक है। अब ये कुछ इंडेंजर्स स्पीसीज के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसे पक्षी जो है जो इंडेंजर्स के श्रेणी में आते हैं, जैसे ब्लैक हेडेड आइविस, लेजर एडुकेटेड स्टार्क और वाइट आई पोचार्ड के संदर्भ में दिया। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में इसको पढ़ दूं कि ये न्यूज़ जो है वो फरवरी मंथ में आया था कि 30 पक्षी गणना मिले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। ये संस्था है, ये संस्था ध्यान में रखिएगा कि इसी संस्था के द्वारा जो है वो संकटाग्रस्त प्रजातियों को इसमें श्रेणी में डाला जाता है। ये खास तौर पर जो है वो इन्वायरमेंट, प्रकृति से संबंधित है। इसी में कहा गया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा दुनिया के संकटग्रस्त पक्षियों की प्रजातियों के संदर्भ में बताया गया। और ये कहा गया कि कोसी महासेतु से लेकर बीरपुर बराज के बीच, यानी ये 3 केसु महासेतु से लेकर बीरपुर बराज के बीच 3 संकटग्रस्त हुआ है। 3 संकटग्रस्त पक्षी के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें से एक जो है वो ब्लैक हेडेड आइविस, दूसरा लेजर एडुजेंट स्टार्क और ये वाइट आई पोचार्ड। ये 3 नाम को आपको ध्यान में रखना है। ये आपको दिया गया है, ये कोसी नदी के किनारे 3 ये मिला है। ये कहाँ पर मिला है? बिहार के, तो कोसी नदी 3 साइड, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक न्यूज इसमें भी फरवरी मंथ में न्यूज में ये डाला गया था जो यहाँ पर मैंने डिस्कस कराया, ठीक है। ये आपका ये मुख्य रूप से था। वेटलैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड तो आप लोग जानते ही होंगे कि बेसिकली वैसे क्षेत्र को वेटलैंड घोषित करते हैं जो दलदली हो, उस प्रकार के क्षेत्र को वेटलैंड के रूप में ये डिस्कस किया गया है। ये वेटलैंड का संबंध ये बेसिकली रामसर साइट से रिलेटेड है। और रामसर साइट से रिलेटेड मैंने कुछ न्यूज इसमें डाला है, हालांकि जो पेपर में नहीं दिया है। जैसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और 1975 से ये रामसर साइट जो है वो लागू हुआ था। ये बेसिकली वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो है वो इसमें दिया गया है कि राज्य के 226 वेटलैंड एरिया इतने अभी तक शामिल नहीं किया गया है, संरक्षित है, प्रस्तावित है, ठीक है ना। जो शामिल किया गया है ये समझिएगा, सबसे पहले तो ये समझिएगा अभी तक बिहार के 2 वेटलैंड एरिया को शामिल किया जा चुका है 2024 में। ये जमुई जिले के नागी नक्की पक्षी अभ्यारण्य, ये ध्यान रखिएगा, नागी पक्षी अभ्यारण्य को ये नागी नक्की, ठीक है ना। ये ध्यान में फिर से लिख देता हूँ, नागी नक्की
पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये जमुई जिला में है। इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया था 2024 में। एक तो इसमें शामिल करने की बात ये शामिल है, और बिहार का जो दूसरा वेटलैंड एरिया है ये बेगूसराय के कांवड़ झील के रूप में है, कांवड़ झील के रूप में है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोकुल झील के रूप में, गोखुर झील के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी 2020 में जो है इसको शामिल किया गया था रामसर साइट में। तो बिहार के दो ऐसे साइट जो है अब तक रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। 2024 में नागी नक्की पक्षी अभयारण्य जो जम्मू जिले में है, और दूसरा जो है वो बेसिकली कांवड़ झील बेगूसराय जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। तो ये कुछ बैकग्राउंड वाला जो न्यूज़ था जो हमने आपको डिस्कस कराया था रामसर साइट के बारे में। हमने बताया कि रामसर साइट 1971 में जो सम्मेलन हुआ जिसको 1975 में लागू किया गया। रामसर साइट बेसिकली आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित ये कन्वेंशन है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूज इसमें दिया गया है ये समझिएगा कि राज्य के 5 प्रमुख वेटलैंड्स शामिल वेटलैंड एरिया को शामिल करने का बाद शामिल करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया। हालांकि अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये जो वेटलैंड एरिया जो है वो जो भेजा गया है बिहार सरकार के द्वारा, चूंकि ये केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से ही इसको आगे रामसर साइट में इसको घोषित किया जाता है। तो बिहार के तरफ से 5 ऐसे साइट जो रामसर साइट के अंतर्गत आते थे उसको नामांकित किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। वो कौन कौन सा है ये ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर में सरोतर झील, नरसर चौर तिरहुत में, मनिका मन तिरहुत में, सोनकी सुइया भागर भोजपुर में, और कोडियाजार बेगूसराय में। इस 4-5 ऐसे रामसर साइट है जिसमें रामसर साइट में भेजने का प्रस्ताव भेजा गया, ठीक है ना। ये 5 वेटलैंड एरिया के श्रेणी में आता है जो प्रस्तावित किया गया है। अभी तक इसमें से नहीं किसी को भी नाम चयनित किया गया है। फिलहाल अभी 2 ऐसे साइट जो है जो बिहार में रामसर साइट से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो ये आपका जो न्यूज़ था जो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बिहार राज्य में आर्द्र भूमि संशोधन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। यानी वेटलैंड के संदर्भ में भी इंस्टीट्यूट खोलने का, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है। फिलहाल ये जो न्यूज़ था जो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कराया है ये वेटलैंड से रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट जारी किया गया था बिहार के तरफ से ये चीज़ को लेकर, ठीक है ना। 2 इंपॉर्टेंट जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करा दिया, ओके। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट था। उसी वजह से इन साइक्लोपियन वाल, सबसे पहले तो साइक्लोपियन वाल समझिएगा। बेसिकली बिहार सरकार के द्वारा ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्रेट चाइना वाल से भी पुराना वाल है साइक्लोपियन वाल। ये साइक्लोपियन वाल जो है वो स्थित कहाँ है, तो ये ध्यान में आपको सिर्फ एक नाम ध्यान में रखना है कि ये सरकार के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का, बिहार सरकार के द्वारा इसे भेजने का एक प्रस्ताव है। और ये साइक्लोपियन वाल जो है वो कहाँ पर स्थित है, राजगीर में। साइक्लोपियन वाल जो दावा किया जा रहा है कि ये ग्रेट चाइना वाल से भी प्राचीनतम वाल के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ इसमें है, जैसे इसके तकनीक के संदर्भ में पूछा गया है कि इसकी जांच पड़ताल किस तकनीक से किया जाता है, तो ये लीडार से इसकी जांच पड़ताल की जाती है। लाइट डिटेक्शन रेजिंग तकनीक, ठीक है ना, लीडार लाइट डिटेक्शन रेजिंग टेक्निक के माध्यम से इसको है। फिलहाल ये आपको ध्यान में इसमें रखना है इस न्यूज के माध्यम से। साइक्लोपियन वाल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो राजगीर में, ठीक है ना। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और ये प्रस्ताव भेजने की बात की गई है, प्रस्ताव भेजा गया है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए, विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूनेस्को को ध्यान आकर्षित पहले भी करा चुके हैं, ठीक है ना। लीडार प्रणाली के माध्यम से इसकी गणना की जाती है, ये कितना पुराना है, ठीक है ना। ये लीडार के संदर्भ में हमने बताया इसका पूरा नाम जो है वो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसका नाम निकल कर आता है, ठीक है ना। अब ये जो है वो हमने एक बार और डिस्कस करा दिया था। ये न्यूज आप देख रहे हैं, ये बेसिकली वाटर में जो हानिकारक जो पदार्थ है उससे रिलेटेड जो है ये न्यूज़ दिया गया है कि बिहार के 33 ऐसे
ग्राउंड वाटर के 33 जिले जो है जहाँ का ग्राउंड वाटर में जो है आयरन की मात्रा जो है वो अधिक पाया गया है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में इसमें डिस्कस कराया है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखना है कि फ्लोराइड से प्रभावित बिहार के कौन कौन से जिला रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है नाइट्रेट से प्रभावित बिहार के कौन से जिला है, आर्सेनिक से प्रभावित बिहार के कौन कौन से जिला है, आयरन अधिकता, ये कुछ ऐसे जल जो पदार्थ है जो बिहार के पानी में जो है अधिकतम पाया जाता है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें इसमें हमने आपको एक बताया होगा लास्ट क्लास के माध्यम से यूरेनियम के संदर्भ में कि बिहार के किस जिले के पानी में यूरेनियम पाने की संभावना, यूरेनियम मिला है, तो ये सिवान के संदर्भ में बताया है, ठीक है ना। ये सब कार्सोजेनिक एलिमेंट के श्रेणी में आते हैं, हानिकारक पदार्थ के श्रेणी में आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। उसी प्रकार से ये इसमें एक डेटा दिया गया है कि फ्लोराइड से पाए जाने वाले बांका, गया, जमुई, नालंदा, नवादा और शेखपुरा ऐसे कोई निकल के आया है, ठीक है ना। ये कुछ जिले के नाम है, ये लास्ट में भी हमने डिस्कस कराया था, ठीक है ना। जैसे ये फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन से जुड़ी है, ये नाइट्रेट और यूरेनियम तक विस्तारित हो चुका है, ठीक है ना। यानी 38 जिले में से 33 ऐसे जिले हैं जहां पर पीने जैसे पानी जो है वो बिहार में सही ढंग से नहीं मिल रहा है, जो इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका था। देन इसके बाद राष्ट्रीय खेल से संबंधित हमने बताया कि बिहार को, ये राष्ट्रीय खेल हमने लास्ट अभी मैंने डिस्कस कराया था, जो उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उसमें तलवारबाजी में बिहार को कांस्य पदक मिला और बिहार को टोटल कितने 12वां पदक मिल के संदर्भ में हमने बताया था, जिसमें से हमने बताया बिहार को 1 रजत, 6 और 5 कांस्य पदक के संदर्भ में, ठीक है ना। यानी कुल बिहार में राष्ट्रीय खेल में ने 9 पदक जीते हैं, जिसमें से पहले कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब 37वें राष्ट्रीय खेल में 9 पदक के संदर्भ में था, ठीक है ना। तो ये फाइनली इसमें पूरा दिया गया था, जो से हमने लास्ट में जो बताया होगा इसके संदर्भ में कि 9 था, लेकिन फाइनली है वो आपका 12 पदक, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा इस न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। यानी इस न्यूज में अगर देखें कि राष्ट्रीय खेल में टोटल बिहार को कितना मिला है, वो पहली बार 1 स्वर्ण और 12 पदक जीते हैं इस चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। इसमें पहले बताया गया है, जो हमने लास्ट में अभी में बताया था कि कितना था, तो वो 9 था और वो 9 बढ़कर कितना हो गया, तो टोटल 12 पदक। तो ये ध्यान में रखना है कि टोटल 12 पदक जो है वो राष्ट्रीय खेल में बिहार को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो हमने आपको इस सेशन के माध्यम से डिस्कस कराया है। ये करंट अफेयर्स की क्लास के माध्यम से हमने जनवरी और फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो सारे न्यूज़ हमने डिस्कस करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार से आपका मार्च और अप्रैल का भी इसका वीडियो बना दिया जाएगा, और ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका 71 बीपीएससी के लिए। तो सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी एक अच्छी स्थिति में चल रही है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अब एग्ज़ाम मान के चलिए कि महीना दिन भी नहीं बचा हुआ है, लगभग 30 से महीना दिन ही मान के चलिए कि 30 से 40 दिन बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे समय और कम होता जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बताऊँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिविज़न करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मार्च और अप्रैल के बिहार इवेंट से रिलेटेड जितने भी घटनाएं हैं उसको डिस्कस कराएगा। ओके, थैंक यू।